हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम्स एंड मॉलिक्यूल में लास्ट टाइम हमने किया था कि एटम किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, या हम बात कर रहे थे कि जो एटम होता है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जैसे बिल्डिंग में सबसे जो छोटा पार्टिकल होता है वो सैंड पार्टिकल होता है, जिनके मिलने से वो बिल्डिंग तैयार होती है। तो जो बिल्डिंग है उसको हम कंपेयर कर रहे थे मैटर से, और जो सैंड पार्टिकल है उसको हम बोल रहे थे एटम। हाँ जी, उसके बाद हमने कुछ सिंबल स्टडी किए थे जो सबसे पहले डाल्टन्स ने सजेस्ट किए थे, डाल्टन्स ने दिए थे हमें, ठीक है, और ब्रिजिलियस ने सजेस्ट किए थे, ठीक है। वो सिंबल्स एलिमेंट्स के थे जहाँ पर वो डिस्कवर हुए थे। जैसे साइप्रस से कॉपर डिस्कवर हुआ था तो उसका नाम कॉपर रख दिया गया, या कुछ कलर्स पे हुआ था, येलो कलर था तो गोल्ड उसका नाम दे दिया गया था। हाँ जी, तो इस तरह से ही हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। एटॉमिक मास, अब हम पढ़ते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होगा? एटॉमिक मास एटॉमिक मास बहुत अच्छी एक रिमार्केबल यूनिट है, एक पहल है जो डाल्टन्स ने हमें दी थी। डाल्टन्स ने जिसको प्रपोज किया था। हाँ जी, एटॉमिक मास एक रिमार्केबल यूनिट क्यों है? क्योंकि जब हम एटॉमिक मास निकालते हैं तो हमें लॉ ऑफ केमिकल प्रोपोर्शन का भी ध्यान रखना होता है, और लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास का भी ध्यान रखना है, या कंजर्वेशन ऑफ मास का भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से, कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो एक्सपेरिमेंटली मैंने देखा 3 ग्राम कार्बन उसके लिए मुझे चाहिए और 4 ग्राम मुझे ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए। तो या फिर हम बोल सकते हैं कि जो कार्बन है वो कंबाइन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए जो कार्बन कंबाइन होता है वो 4/3 टाइम्स होता है। 4/3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन के मास के 4/3 टाइम्स कार्बन को जब मैं कंबाइन करता हूँ ऑक्सीजन के साथ, तब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास बनती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो ये मास है या फिर एटॉमिक मास है उसको मैं रिप्रेजेंट करता था AMU से। AMU से, AMU, या इसको बोलते हैं हम एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन IUPAC ने इसको चेंज कर दिया। IUPAC ने इसकी यूनिट को जो रिप्रेजेंटेशन दी है, इसकी एटॉमिक मास का यूनिट हम रिप्रेजेंट करते हैं U से, यूनिफाइड मास, जिसको हम बोलते हैं यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास। हाँ जी, सबसे पहले एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करने के लिए ऑक्सीजन जो एटम है उसको रेफरेंस एलिमेंट रखा गया, ठीक है, कि जो भी हम एटॉमिक मास रखते हैं, जैसे एटॉमिक मास होता है ऑक्सीजन का 16, सबसे पहले रेफरेंस जो एलिमेंट रखा गया है एक्सको एटॉमिक मास को डिटरमाइन करने के लिए वो ऑक्सीजन रखा गया, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो जो भी किसी भी एलिमेंट का हम एटॉमिक मास निकालते हैं उसको हम लिख सकते हैं कि 1/16 मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है, वो उसी एटम का एटॉमिक मास होगा। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास 1/16
1/16 ऑफ द ऑक्सीजन एटम के मास के बराबर होगा कार्बन का एटॉमिक मास, ठीक है। और ऑक्सीजन को रेफरेंस पॉइंट क्यों रखा गया, ऑक्सीजन को रेफरेंस पॉइंट क्यों रखा गया, उसके दो रीजन थे। क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, सबसे पहले फर्स्ट रीजन, ऑक्सीजन रिएक्ट करता है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के साथ। सेकंड रीजन, जो रिजल्ट आता था ऑक्सीजन का, अगर मैं 1/6 पार्ट लेता था और तो जो हमारे पास रिजल्ट आता था वो एक होल नंबर की रेशियो में आता, वो एक सिंपल नंबर की रेशियो में आता था, ठीक है। लेकिन बाद में जो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट आ गया वो आ गया कार्बन 12, या फिर कार्बन का एटॉमिक मास का हमारे पास क्या आ गया रेफरेंस पॉइंट, हम या रेफरेंस एलिमेंट हम उसको लेने लग गए थे, ठीक है। इसके भी रीजन थे क्योंकि कार्बन बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है या कंपाउंड बनाता है, या फिर जो कार्बन है वो एक एबंडेंट फॉर्म में हमें मिल जाता है। कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 है वो एबंडेंट फॉर्म में हमें मिल जाता था, ठीक है। तो हम इससे ही इसको कंपेयर करते थे, ठीक है। हाँ जी, तो एटॉमिक मास कुछ एलिमेंट्स के हम यहाँ पर बता सकते हैं और किस तरह से याद करेंगे, ठीक है, वो भी आपको बताएंगे। देखिए, जो एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है, उसको एलिमेंट के ऊपर, ठीक है, ऊपर की साइड को हम उसमें लिखते हैं, ठीक है। हाँ जी, हीलियम का एटॉमिक मास होता है, हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है, ठीक है, वो होता है 4, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक वर्ड लिख देते हैं बकनोफ ने, एक सेंटेंस बकनोफ ने, आपको इस तरह से याद रखना है इसे, ठीक है, बकनोफ ने, ठीक है। हाँ जी, तो बोरोन का जो हुआ इसका होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पहले आप देखो, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप लिखोगे बकनोफ ने 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब इनका एटॉमिक मास लिखना है आपको। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैं बोल सकता हूं कि बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन के साथ 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो मोस्टली केसेस में क्या होगा कि जो एटॉमिक मास होगा इस एटॉमिक नंबर के डबल होगा, ठीक है। जैसे 5 है, ठीक है, या 6 है, कार्बन का एटॉमिक मास होगा 12, ठीक है। कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है 12, ठीक है। हाँ जी, बोरोन है, इसका एटॉमिक मास होता है 10। नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक मास होता है 14, 7 × 2 14। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होगा 16। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होगा 18, फ्लोरीन का एटॉमिक मास होगा 18। नियोन का एटॉमिक मास होगा 14। तो आप इससे एटॉमिक नंबर भी याद रख सकते हो और एटॉमिक मास, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, बकनोफ ने, बकनोफ ने, ठीक है, बकनोफ ने 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ये आपके एटॉमिक मास आपको याद रह जाएंगे, जो मोस्टली केसेस में क्या मिलेंगे, दुगने मिलेंगे, ठीक है, या डबल मिलेंगे। हाँ, जो डबल नहीं है, जो डबल नहीं है और आपके पास कॉमनली आ जाते हैं एटॉमिक मास, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ सोडियम Na, उसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और उसका एटॉमिक मास होता है 23, क्लियर है। क्लोरीन है, हाँ जी, एटॉमिक नंबर होता है उसका 17 और जो एटॉमिक मास होता है 35.5, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एटॉमिक मास ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वो बोलता है कि हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। हमने पढ़ा है कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, वो इंडिविजिबल पार्टिकल होते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज और इसमें हम जोड़ेंगे कि जो एटम्स हैं वो कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, क्लियर है, कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, और बल्कि वो एग्रीगेट होकर, वो मिलकर क्या बना देते हैं, एक
मॉलिक्यूल बना देते हैं, ठीक है, एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट उसने बोला कि व्हाट इज ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का या फिर किसी भी कंपाउंड का जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होगा, मॉलिक्यूल होता है इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of a element or compound, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा किसी एलिमेंट का या फिर किसी कंपाउंड का विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। क्लियर है। और बनता है जो एंड इज फॉर्म्ड, जो कि बनता है टू और मोर एटम्स which is formed by the aggregation या फिर combination of two or more atoms, ठीक है, जो दो या दो से ज्यादा एटम्स से मिलकर बनता है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। जैसे H2O, क्लियर है। और वो दो एटम या दो से ज्यादा एटम एक तरह के भी हो सकते हैं और अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ये 3 एटम से मिलकर बना है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम से और ऑक्सीजन एटम से, क्लियर है। तो आज आपने यही सीखा है। तो और जो एटम क्या होगा, एटम क्या होगा, इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल। हाँ जी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज इंडिविजिबल, जो इंडिविजिबल होता है एंड cannot exist independently, क्लियर है। जो एग्जिस्ट नहीं करता इंडिपेंडेंटली बल्कि एग्रीगेट होकर मॉलिक्यूल बना देता है, ठीक है। हाँ जी, और हमने पढ़ा है आज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द एवरेज मास ऑफ द एटम कंपेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। हाँ जी, एटॉमिक मास हमारे पास होगा, इट इज द एवरेज मास ऑफ द एटम कंपेयर टू 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 एटम, ठीक है। ये 12 क्यों लिखा, क्योंकि ये इसका आइसोटोप है, ठीक है। हाँ जी, जो कार्बन 12 एटम होगा उसका 1/12वां भाग मास का, ठीक है, उस एटम का एवरेज मास होगा, क्लियर है। और उसी को हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये 3 चीजें आज हमने पढ़ी है इसमें, क्लियर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।